नमस्कार भारत। स्वागत है आपका पॉलिटिकल वायर के भारत के बाद के एक और नए सेशन में। आज बात होने वाली है फार्मर्स बिल के बारे में। जानेंगे कि ये बिल आखिर क्यों इतना विवाद का विषय बना हुआ है। जानेंगे इसके पॉलिटिकल एंगल को और जानेंगे कि क्यों इस देश का कृषि परेशान है। सो इंडिया, लेट्स लिसन। Go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. I put this picture, this person's face, full frame on television tonight. Put his picture up full frame on television tonight. Let the people of the country see his face tonight. मीडिया का रहते पाकिस्तान में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500-500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन पर आ वेलकम टू पॉलिटिकल। हाल ही में 3 बिल्स को पास किया गया। पहला बिल द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा बिल द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मिंग। तीसरा बिल द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। पहला बिल ये स्पेसिफाई करता है कि कोई भी किसान, भले वो किसी भी स्टेट का हो, वो दूसरे स्टेट में जा करके अपनी पैदावार, अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको बेच सकता है, यानी वन नेशन वन मार्केट। दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सपोर्ट करने वाला ये बिल हमें बताता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी किसान की क्रॉप्स को किसी एक सर्टेन प्राइस के रूप में साइन करवा के एक एग्रीमेंट पे खरीद सकती है। यानी कि पहले ही कोई क्रॉप उगाने से पहले ही, कोई खेती बाड़ी करने से पहले ही उस धान का, उस क्रॉप का एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी जाएगी, जिसे इन फ्यूचर वो प्राइवेट कंपनी उसी स्पेसिफिक वैल्यू में खरीदेगी। तो तीसरा बिल हमें ये स्पेसिफाई करता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी फूड आइटम्स की सप्लाई को। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरुणेंद्र, हार्दिक और अर्नब। तो तरुणेंद्र, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनीज साइन करवाती हैं किसी भी कृषि को, किसी भी एक क्रॉप के लिए, तो क्या धीरे धीरे करके ये प्राइवेट कंपनीज टुक ओवर नहीं कर लेंगी पूरा मार्केट और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथ से ये पूरी पावर चली जाएगी? तरुणेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इस पर बात करना भी जरूरी है, खासकर आज के परिस्थितियों के हिसाब से। जिस प्रकार से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह अहिंसात्मक और कई जगह हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो दिल्ली के इंडिया गेट के पास में ट्रैक्टर जला दिया गया, ये न्यूज में है। अब ऐसे में बात करें कि जो कृषि विधेयक है उसका जो सबसे पहला बिल है, क्योंकि अब वो कानून बन चुका है राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद, उस पर बात करें तो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं आप कि प्राइवेट कंपनीज आने वाले समय में गवर्नमेंट की जो भी व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान हैं, उससे आगे चली जाएंगी और उस गवर्नमेंट के जो प्रावधान है वो लगभग कोलैप्स होते चले जाएंगे। तो इस बारे में बात करें तो जिस हमें दोनों तरफ के, दोनों पक्ष के, यानी कि इस बिल के जो विरोध में है उनके भी तर्क को देखना आवश्यक है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट कह रही है, जो तर्क दे रही है, जिस तर्क के हिसाब से उन्होंने इस विधेयक को पारित किया है, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले हम सरकार की बातों पर ध्यान दें तो उनके हिसाब से जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है किसानों के लिए, उसको खत्म नहीं किया गया है। साथ ही साथ एपीएमसी को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि किसानों के लिए विकल्प को बढ़ा दिया गया है। अर्थात उनके अनुसार यह विधेयक यानी यह कानून किसानों के ज्यादा सपोर्ट में है या किसानों की तरफदारी करता है। लेकिन इसके विरोध में जो आवाज उठा रहे हैं उनका तर्क ये है कि जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज को, या फिर जो उनका कहना यह है कि सरकार प्राइवेट कंपनीज की तरफदारी कर रही है और धीरे धीरे करके आने वाले समय में प्राइवेट कंपनीज सरकार की जो प्रावधान है उससे ऊपर चली जाएंगी, और चूंकि उनका
उनका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा सरकार के प्रावधान का, चाहे वह एपीएमसी ले लें या एमएसपी ले लें, आने वाले समय में नहीं हो रहेगा कोई उनका रिलेवेंस, तो वो कोलैप्स हो जाएंगी या सरकार उन पर अपना पैसा खर्च करना बंद कर देगी। तो ये दोनों तरीके से बैलेंस वे में हमें देखना आवश्यक है। चूंकि मैंने ये दोनों तर्क बता दिए, उसके बाद अगर हम बात करें कि मतलब हम अगर एनालाइज या एनालिटिकल वे में बात करें, तो यदि हम पहले के परिस्थितियों को देखें या पहले की जो घटनाएं हैं इससे संबंधित उसको देखें, तो ये जो है हमारे लिए ऐसी घटनाएं पिछले समय की हमारे पक्ष में नहीं है, यानी कि या सरकार के पक्ष में नहीं है, जिस प्रकार से पहले की घटनाएं हुई हैं किसानों के साथ में। लेकिन जिस ऊर्जा के साथ में और जिस ध्वनि मत के साथ में, जिस व्यापक मत के साथ में सरकार ने एक कानून लाया है और व्यापक विरोध के बावजूद वो इस कानून को लेकर सजगता और सतर्कता के साथ में इसके तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी हमें देखने लायक है। तो हालांकि इसमें सरकार को ध्यान देना आवश्यक है कि ये प्राइवेट कंपनीज जो है आने वाले समय में इन पर ओवरटेक नहीं कर लें। साथ ही साथ जो एमएसपी है, एमएसपी के बारे में बात करें तो वास्तविकता यह है कि भारत में आज केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिल रहा है, बाकी के किसानों को नहीं मिल रहा है। या फिर जो इनके फसलों के बारे में बात करें, इनके मूल्यों के बारे में बात करें, तो 20 से अधिक फसलों पर एमएसपी का प्रावधान लागू होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में 2 से 3 फसल के उत्पादों पर ही किसानों को इसका मूल्य मिल पाता है। तो उस दृष्टि से भी सरकार को अपने ढांचागत या आधारभूत ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है, और इसी के साथ में यदि वो किसानों को एक नया प्राइवेट कंपनीज के रूप में ऑप्शन दें तो ये सभी के लिए लाभप्रद होगा, और मुझे लगता है इस पर बाकी सभी लोगों का या बाकी किसानों का भी विरोध नहीं होगा। जी तरुणेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि एमएसपी को लेकर के क्या प्रावधान है हमारे देश में, लेकिन आज के वक्त पे ये बात भी चल रही है कि कहीं ना कहीं ये बिल्स निकालने की वजह से एमएसपी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। हार्दिक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्यों डरा हुआ है हमारे देश का कृषि एमएसपी को लेकर के। हार्दिक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, मुझे दोबारा एक बार फिर से बोलने का मौका देने के लिए। देखो, जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि एमएसपी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी, तो एमएसपी का जो खतरा है उसको बेसिकली हम कैसे देख सकते हैं। जो आपने सेकंड बिल की बात बताई थी कि क्रॉप की इरिगेशन से पहले ही, मतलब जब आप फसल उगाएंगे उससे पहले आप प्राइवेट कंपनीज के साथ करार कर सकते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 15 क्विंटल का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर आपने बोल दिया प्राइवेट कि मैं 25 रुपए क्विंटल के हिसाब से आपको भेजूंगा, आपको क्या बोलते हैं, मैं 25 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं दूंगा। तो प्रॉब्लम ये हो रही है प्रशांत कि जो प्राइवेटाइजेशन है ना वो प्रमोट हो रहा है इसके जरिए। ठीक है, आपने कृषकों को इंडिपेंडेंस तो दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं रेगुलेशंस की जरूरत है इंडिया में, जिसके लिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपना इन्फ्लुएंस लगा करके, ठीक है, कृषकों को जो इन्फ्लुएंस करके, या जिस तरीके से होता है कि यार दबंग रंगदारी इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एमएसपी खतरे में आ जाए, क्योंकि मिनिमम सेलिंग प्राइस की जरूरत है इंडिया में। ठीक है, जिसके लिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि सरकार का हस्तक्षेप जरूरी भी है। ठीक है, तो हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि एक पार्शियली की एमएसपी इस खतरे में आ सकती है, लेकिन इसको बचाया जा सकता है अगर केंद्र सरकार उसके अंदर हस्तक्षेप करे, जिसके लिए मुझे लगता है कि आवश्यकता है। तो पार्शियली बोला जा सकता है कि हाँ, खतरे में आ सकती है। जी हार्दिक, जैसा कि आपने बताया कि एक फसल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कई सारी फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती हैं, तो यहीं पे एक और किरदार आते हैं जिनको मीडिएटर्स के तौर पे मीडिएटर्स कहा जाता है। जो लाइसेंस्ड मीडिएटर्स होते हैं वो किसानों को मदद करवाते हैं उनके फसल का सही दाम दिलवाने में, फसल को किसान से बायर्स तक पहुंचाने में।
तो अर्नब, मेरा आपसे ये सवाल है कि एपीएमसीज पे क्या फर्क पड़ने वाला है इन बिल का, और जो लाइसेंस्ड मीडिएटर्स हैं उनकी जॉब जो कि भारी मात्रा के तौर पे खतरे में आई हुई है, उनका क्या नजरिया है इसको लेकर के? अर्नब। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत मेरे को बुलाने के लिए डिस्कशन में। अब जब बात आती है एपीएमसी और लाइसेंस मीडिएटर्स की, तो सबसे ज्यादा खतरे में किसानों के बाद अगर कोई खतरे में है तो वो ये है। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं किसानों से बड़े खतरे में है। क्यों? क्योंकि किसानों पे अगर खतरा आएगा वो तब आएगा जब ये सिस्टम फेल कर जाए, ढंग से ना काम करे। और जो मीडिएटर्स है वो डायरेक्ट खतरे में, उन्हें डायरेक्ट चोट पहुंची है, उन्हें डायरेक्टली हार्म करा है ये जो पूरा बिल है, पूरा एक्ट, इतना ज्यादा कि एपीएमसी और मीडिएटर्स की जो कमीशन है, जो कलेक्टिव है, उन्होंने तो प्रोटेस्ट भी करा है बहुत ज्यादा इस पूरे बिल के अगेंस्ट। दिक्कत ये है कि अगर हम इस बिल ने फ्रीडम दे दी है फार्मर्स को जाके ट्रेड करने में, ओपन मार्केट, प्राइवेट मार्केट में जो बड़ी कॉर्पोरेशन है उन्हें आजादी दे दी है कि वो फार्मर से डायरेक्टली डील कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द मीडिएटर, कि कोई बीच का लिंक ना हो। गवर्नमेंट ने इसलिए करा ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाती थी एपीएमसी मंडीज में 1% to 8% के बीच में जो टैक्स लगता था वो ना लगे, जो एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती थी, जो खर्चा होता था फार्मर्स को, वो खर्चा ना हो। तो उन्होंने तो अपने दिमाग में ये सोच के ये पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई। पर दिक्कत ये है कि इससे एक पूरा का पूरा जो इनकम ग्रुप है, सारे मीडिएटर्स हैं, जो मंडीज हैं, डर ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम वैनिश हो सकता है, खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया, अगर एपीएमसी मंडीज और मीडिएटर्स का सिस्टम खत्म हो गया, तो डर फार्मर्स के लिए ये भी है कि वो उनके पास सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होगी वही बचेंगे डील करने के लिए। और जब ये बात आ जाती है कि सिर्फ कंपनीज बची बड़ी, तो फार्मर बहुत खतरे में, क्योंकि उनके पास कोई नेगोशिएटिंग पावर नहीं। वो बहुत छोटे फार्मर है और वो बहुत बड़ी कंपनीज है। वो लॉ सूट भी जाके उन पे फाइल नहीं कर पाएगी अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है और नेगोशिएटिंग की पावर नहीं है उनके पास। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर देते हैं फार्मर और वो ढंग से समझ नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते या उसके टर्म्स एंड कंडीशन में उलझ जाते हैं, तो कुछ फार्मर्स को ऐसा कह रहे हैं कि हम जो हैं, हम स्लेव बन सकते हैं, हम नौकर की तरह बन जाएंगे उन बड़ी कॉर्पोरेशन का। तो ये एक बहुत बड़ा डर और एक बहुत बड़ा खतरा है। सबसे बिगेस्ट डेट्रीमेंटल पॉइंट इन तीनों एक्ट का यही है। जी अर्नब, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। तरुण, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो इसमें तीसरा बिल जो पास किया गया है, द एसेंशियल कमोडिटीज का जो बिल है, जो कि फूड स्टोरेज को लेकर के बारे में है, तो ये फूड स्टोरेज का बिल क्या कहता है और क्या ये बिल पुराने समय में हमारे देश में लागू नहीं था और क्यों नहीं था? तो क्या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वो हैं जो कि मेंशन की गई हैं इस बिल में? तरुण। प्रशांत, जिस प्रकार से आप तीसरे बिल की बात कर रहे हैं, जो सब्जी, खासकर कृषि उत्पादों के संग्रहण से संबंधित है, तो ये पिछले कानून से, जैसा कि ये मुझे जितना ध्यान है 1956 में ही इससे संबंधित कानून बनाया गया था लास्ट में, वो उसके अनुसार जो किसान है या फिर व्यापारी हैं, वो उनके जो संग्रहण है, कृषि उत्पादों के संग्रहण पर रोक लगा दिया गया था, या फिर उससे संबंधित प्रावधान ऐसे कर दिए गए थे कि बहुत ज्यादा कृषि उत्पाद को एक स्थान पर संग्रहित नहीं कर सकते। लेकिन जो नया बिल है या नया कानून आया है, वो इससे बिल्कुल उलट है। इस कानून के अनुसार उनको छूट दी गई है कृषि उत्पादों के संग्रहण को लेकर, सिवाय तब के जब देश में कोई आपदा पड़ी हो, प्राकृतिक आपदा हो या फिर आर्थिक आपदा हो, उस समय को छोड़कर बाकी समय पर ये लोग फ्रीली संग्रहित कर सकते हैं। अब हम ऐसी परिस्थिति में, जिस प्रकार से ये बिल लागू कर दिया गया है, ये कानून बन चुका है, ऐसी परिस्थिति में अब हम देखें वर्तमान परिस्थितियों को, तो हम सभी लोग वाकिफ हैं टमाटर और प्याज के प्राइस हाइक से। लगातार अचानक से हमें पता नहीं चलता और किसी भी, या तो टमाटर या कोई भी किसी भी सब्जी को ले ले या कृषि उत्पाद को ले ले, अचानक से उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, उनकी मूल्य बढ़ जाती है। तो मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्राइस हाइक हो रही है, और फिर ऐसे में जो व्यापारी हैं जिन्होंने पहले से ही गोडाउन्स में स्टोर करके रखे हैं अपने उत्पाद, उनको फायदा मिलता है। लेकिन जब वही प्राइस नीचे चली जाती है तो
मेन जो घाटा होता है वो किसानों को होता है। और हम अक्सर न्यूज में देखते हैं कि किसान अपने उत्पाद, चाहे वो टमाटर हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी सब्जी हो, उनको सड़क पर फेंकना पड़ जाता है। तो ये भी दुखदाई है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से विरोधाभास हो रहा है या विरोधात्मक रूप से हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ तो व्यापारियों को संग्रहित करने के लिए कृषि उत्पाद संग्रहित किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यदि हम पिछले कानूनों को देखें, पिछले 2 कानूनों को देखें, तो उसमें किसानों को बहुत सारे चॉइस भी दिए जा रहे हैं मार्केटिंग से संबंधित, कि वो प्राइवेट कंपनीज को भी बेच सकती हैं। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं फायदेमंद है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कागजी तौर पर अभी तो ये काफी फायदेमंद दिख रहा है किसानों के लिए, लेकिन वास्तविकता में कहीं ये हावी ना हो जाए कृषकों पर, हमारे देश के किसानों पर, जो देश की बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि पर आधारित है, उन पर कहीं ना कहीं हावी ना हो जाए। चिंता की बात यह है। जी तरुणेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि क्या क्या डिफॉल्ट्स रहेंगे इस बिल में, हो सकता है आने वाले समय में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है, भले ही प्राइवेटाइज करने की बात चल रही हो। तो हार्दिक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या है इस बिल का एक पॉलिटिकल एंगल, क्यों अपर हाउस में इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ, रूल बुक्स फाड़े गए और ना जाने क्या क्या। तो हार्दिक, क्या है वो बात जिससे ये सारी चीजें लिंक्ड हैं, और किस तरीके से इस बिल को लिया जा रहा है हमारे पार्लियामेंट में? हार्दिक। देखिए, पहली बात तो प्रशांत, विपक्ष का काम है विरोध करना, ठीक है। और एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहां पर विरोध भी हो और समर्थन भी हो, लेकिन समर्थन और विरोध भी हो जो भी, वो एक लॉजिकल हो। अब हम देखें, अगर हम जो किसान अध्यादेश आए हैं, जो 3 अध्यादेश नए नए आए हैं जिन्हें पारित कर दिया गया है, अब तो खैर कानून बन चुके हैं ये लोग, तीनों जो बिल हैं अब वो कानून के रूप में आ चुके हैं हमारे पास। तो अगर हम तीनों बिलों को देखें तो जो आपका सरकार है, सरकार का पक्ष है कि हम स्वामीनाथन कमेटी का जितना भी रिकमेंडेशंस है उनको ध्यान में रखते हुए एक नया बिल बनाए, ठीक है। और हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, जिससे हम मतलब जो अधिकतम से अधिकतम फायदा है वो किसानों को और देना चाहते हैं। और उनकी जो दिनचर्या है, बेसिकली अगर हम बात करें जो किस तरीके से वो जो पूरे की पूरी जो क्रिया होती है आपका इरिगेशन से लेकर के बाद में जब डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे आप या मैं ही क्यों ना खरीद रहे हो, ठीक है, वहां तक की जितनी भी पूरी चेन है ना, उसको बिल्कुल सरल करने की बात कर रही है सरकार। वही अगर हम विरोध की तरफ जाए तो बेसिक विरोध यही हो रहा है कि आप लोग जो सरलता की बात कर रहे हो वो कहीं ना कहीं और कॉम्प्लेक्स बना रही है, बिल्कुल, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात यहाँ पे आ रही है, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा जो दूरगामी परिणाम है, विपक्ष का ये भी कहना है कि जो दूरगामी परिणाम है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को जो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, या प्राइवेटाइज करने का जो प्रयास किया जा रहा है इस क्रिया को, कहीं ना कहीं उससे ना दिक्कत किसानों को ही आने वाली है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो अभी आप देखेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो किन कारणों की वजह से बढ़ते रहते हैं। फिर चाहे वो टैक्सेशन जो है उस पर सेस लगता है, उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स भी लगता है, बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार के टैक्सेस लगते रहते हैं, ठीक है। तो आप जब देखते हैं कि इतने सारे टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जिससे 35 रुपए का पेट्रोल हमें कितने का मिल रहा है, 80-85 रुपए का आसपास का मिलता है। अगर हम दिल्ली में देखें तो 81-82 रुपया भी चल रहा होगा पेट्रोल डीजल का प्राइस, ठीक। सेम चीज अगर हम सेम मॉडल में अगर हम इरिगेशन को देखें तो किसान तो उसको सस्ते में बेच रहा है, ठीक है। किसान 10 रुपए 15 रुपए में आपकी अपनी जो भी है छोटे दाम पे बेच रहा है अभी की सिचुएशन में, कि अभी के दाम पे छोटे दामों पे बेच रहा है, ठीक है। बेचने के बाद फिर क्या कर रहा है, वही चीज हमारे पास 120 रुपए किलो के आसपास से आ रही है। तो जब ये नया बिल आएगा तो अभी जो रेगुलर मतलब जो अभी नॉर्मल लाइफ में है, इसमें क्या होगा, आपका जो किसान है वो डायरेक्टली आपकी प्राइवेट कंपनीज को बेच सकता है। उदाहरण के लिए अगर मेरी आटा बेचने की कंपनी है,
मैं ग्रेन्स का आटा बेचता हूँ, मेरी इसकी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मैं सीधे किसान को कांटेक्ट कर सकती हूँ कि भाई आप किसान हो, आपके पास ये है, आप मुझे इतना क्विंटल दे दो, हम अपना आटा बनाना चाहते हैं आपके गेहूं का। एक चीज तो ये हो सकती है, लेकिन इफ इन केस इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि जो आपके छोटे किसान हैं, जो मान लीजिए यार अगर उदाहरण के लिए देखें, मैं और तरुणेंद्र, अगर मैं तरुणेंद्र अपने ही उदाहरण लूं, ठीक है, तो मान लीजिए तरुणेंद्र के पास 200 एकड़ जमीन है, एक सरल उदाहरण है, ठीक है, और मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, ठीक है। तरुणेंद्र के पास ज्यादा अनाज होगा, तो प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी, तरुणेंद्र को पहले अप्रोच करेंगे और मुझे अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो 20 एकड़ है। तो जो पर्याप्त मात्रा में जो रॉ मटेरियल है वो तरुणेंद्र के पास ज्यादा अवेलेबल रहेगा, मेरे पास ज्यादा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इससे ये होगा, जो छोटा किसान है ना, छोटा किसान के ऊपर ज्यादा मार पड़ेगी, वो अपना सामान नहीं बेच पाएगा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मीडिएटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो दूर का इम्पैक्ट यही है कि जो प्राइवेटाइजेशन है कहीं ना कहीं वो किसानों के ज्यादा हित में नहीं जाएगा, ये बड़े किसानों के हित में चला जाएगा, छोटे किसानों के हित में नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, जो तो आपका बड़े किसान है वो छोटे किसानों से तो ग्रेन्स ले लेंगे सस्ते दामों पर, लेकिन फिर उसी सस्ते ग्रेन को बाद में जाकर के बड़े प्राइसेस पे बड़ी कंपनीज को बेच देंगे। तो किसानों का तो हित गया। तो छोटा किसान है, गरीब किसान है, जो किसान है जो जिसको जरूरत है कि हाँ भाई उसको समर्थन मिलना चाहिए, चाहे कर्ज माफी भी हो रही तो उसकी कर्ज माफी भी होनी चाहिए। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है, ये बात जरूर है। दूर में परिणाम यही है, इसी की वजह से बेसिकली विरोध हो रहा था इसका। और स्वामीनाथन कमेटी जो है उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार दावा कर रही है वो दावा तो हो रहा है, लेकिन विपक्ष के भी पॉइंट मेरे को बिल्कुल वैलिड लग रहे हैं। तो विरोध बेसिकली इसी बात का है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं विरोध दूर के परिणाम देखते हुए ये जो विपक्ष है ये सही विरोध कर रहा है। इसके ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि अच्छा लोकतंत्र आपका विरोध को भी सुना जाए और उसके बाद सरकार द्वारा उसका हल निकाला जाए। जी, हार्दिक, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि छोटे किसान किस तरीके से दबने वाले हैं इस बिल के अंतर्गत। तो और कहीं ना कहीं ये बात सारे किसान समझ भी रहे हैं, जो कि हम लोग बड़े स्केल पर कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो अर्नब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हाल ही में 25 सितंबर के दिन पंजाब बंद की घोषणा हुई थी, वो किस पैमाने पर थी, क्या क्या रहा उस पंजाब बंद के किस्से में? अर्नब, जो पंजाब बंद का किस्सा है वो सबसे मेजर किस्सा कहूंगा मैं इस पूरे जो सिचुएशन है उसको देख के, क्योंकि और कहीं पे भी इतना ज्यादा अप्रोच नहीं हुआ था, इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं लिए गए थे, एक्शन नहीं लिए गए थे जितना पंजाब में थी। सारा जो फार्मर्स यूनियन है, जो कमिटी है, पॉलिटिशियंस तक, उन्होंने भी साथ आके पंजाब को बंद करने का डिसीजन लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे वीट और राइस की ग्रोथ होती है और उन्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वैसे भी पंजाब बहुत ही ज्यादा फार्मर फोकस्ड जगह है, फार्मर फोकस्ड स्टेट है, तो उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट लगा उनके साथ होने वाला है। इसके ऊपर पंजाब एक ऐसी जगह है जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और जब बिग कॉर्पोरेट्स आ जाती है शहर में, उन्होंने उसका इफेक्ट काफी ज्यादा देखा हुआ है। और वो एक ऐसी जगह है जो चाहता है कि जो पावर है वो उनके हाथ में रहे, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के हाथ में ना चली जाए, फार्मर के हाथ में रहे, यूनियन के हाथ में रहे। तो उन्होंने पंजाब बंद करने की बात करी। कुछ जगह स्कूल और कॉलेजेस पंजाब के बंद रहे, लोग सड़कों पे आए, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करे। तो पैमाना सबसे बड़ा था और बहुत बड़ा था, और कोशिश ये रही थी कि यहाँ से आग पकड़े ये मैटर जो है और बाकी स्टेट्स में फैले। पर खैर फैल नहीं पाया, क्योंकि अब बिल पास हो चुका है, अब लॉ बन चुका है, तो अब कुछ ज्यादा करा नहीं जा सकता। पर अगर कुछ हो सकता था तो पंजाब के थ्रू हो सकता था, पंजाब के जो मीडिएटर हैं उनके मीडियम के थ्रू हो सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो अब आगे देखने की बात है कि कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि फिर से पंजाब में कुछ हलचल मचेगी, कुछ शुरू होएगा शायद फिर से। देखने की बात है होता है कि नहीं होता है, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो पहले कोशिश करी थी, जो पहले प्रयास करा था, उसको ज्यादा फ्रूटफुल हो नहीं पाया। जी अर्नब, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। और हार्दिक, आपने बहुत ही खूबसूरती से बातों का व्याख्यान किया। तरुणेंद्र, वहीं आपने हमें बताया कि क्या रहा इसका एक लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों स्पीकर्स का हमारे इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि लिसनर्स अपनी एक राय बनाने में सहमत रहे होंगे, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसे मुद्दों पर अपनी राय बनाना, दूसरों की बायस्ड राय को सुन करके कोई किसी की अपना एक ओपिनियन किसी एक तरफ झुके ना। बस यही हमारी पॉलिटिकल वायर टीम की कोशिश रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद लिसनर्स हमारे साथ जुड़ने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो कोशिश की है किसानों की आवाज को उजागर करने के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए, वो आपको पसंद आई होगी। तो बने रहिए पॉलिटिकल वायर के साथ और हमें फॉलो करना ना भूलें इंस्टाग्राम हैंडल पे @thepoliticalwire। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।